So, students, again we are here to discuss current electricity. तो इसमें हम आज जो टर्म कर रहे हैं दैट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया और याद होगा कल हमने एक्सप्रेशन लिया था R is equal to rho L by A where rho is known as resistivity. तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन था R is rho L by A. Now if you are taking L is 1 and A is 1, यानी कि कंडक्टर is of unit length and unit area of cross section, then rho is equal to R. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं? It is the resistance offered by conductor of unit length and unit area of cross section. So you see कि we are taking here R is rho L by A. तो अगर हम मान लें कि कंडक्टर की लेंथ यूनिट है, यूनिट मीन्स 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तो रो किसके बराबर आ रहा है? R के बराबर आ रहा है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डेफिनेशन दे दी. अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. सो जब बेटा आप यूनिट्स देखोगे तो इसमें अब आप ये नहीं कहोगे कि रो इज इक्वल टू आर, तो इसके यूनिट्स जो हैं वो ओम्स हो गए. क्यों? क्योंकि मैंने इसमें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिया तो है, उनकी मैग्नीट्यूड मान ली है. तो इसलिए अब आप इसके लिए ये एक्सप्रेशन लीजिए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. सॉरी, डायमेंशनली देखोगे तो ये आएगा R is ohm, area is meter square, length is meter. That means इसके यूनिट्स हमारे पास रेजिस्टिविटी के क्या बन गए? ओम, मीटर इन एसआई सिस्टम. पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो टेबल में नॉर्मली वैल्यूज दी होती हैं रेजिस्टिविटी की, या यू कैन से कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है दैट इज ओम सेंटीमीटर. अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी विल डिपेंड. किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी? क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करेगी? तो इसमें आना है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कि कंडक्टर का क्या मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू ने डिपेंड करना है. क्योंकि आपने उसकी जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको तो फिक्स कर दिया, आपने यूनिट ही ले लिया. तो इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. अब दूसरा भी अगर आपको कल याद हो तो हमने बेटा जब मैंने एक्सप्रेशन लिया था जिसमें हमने लिखा था आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, तो रो की वैल्यू तुम्हारे पास ये आई थी कि नहीं आई थी? याद है कि नहीं? ये आई थी ना. तो अब अगर आप ये ले रहे हो रो की वैल्यू, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन. एन इसमें क्या है? एन इसमें है
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या जिन्हें आप करंट कैरियर्स भी कह सकते हो। तो अब ये कितने प्रेजेंट होंगे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है। मान लीजिए जैसे मैं कहती हूँ सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। तो जब एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम आएगी। अब दूसरा इसमें, अब अगर हम कह रही हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी मोर इनसाइड द कंडक्टर, सो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आयंस विल बी मोर पर सेकेंड, तो रिलैक्सेशन टाइम विल बी लेस। तो अब समझ में आई बात, क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि n और जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ कंडक्टर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली n का नंबर आएगा और n के नंबर के अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। तो अब जैसे हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं, अब याद है कि हमने कल रेजिस्टेंस में भी ये कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर। तो क्या फ़र्क है कि भाई रेजिस्टिविटी और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रेजिस्टिविटी का आ गया और उसके यूनिट्स आ गए। अब आपने रेजिस्टेंस का भी कल देख लिया। तो रेजिस्टेंस में हमने 3 फैक्टर देखे, नेचर ऑफ कंडक्टर, और उसके साथ साथ हम डायमेंशंस ले रहे हैं, लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ज़रा मेरी इस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का आपने रिप्लाई देना है। 2 कॉपर वायर्स, 2 copper wires of same length. 2 copper wires of same length. One is thin and other is thick. Other is thick. For which wire? For which wire resistance will be more? For which wire resistance will be more? Number 2, resistivity will be more. कि किस वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी है और किस वायर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होनी है, ये हमें इसमें बताना है। तो बेटा इसमें अब आप देखिए, पहली बात जब आपके पास आ गया तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कंडक्टर की नेचर सेम है, दोनों कॉपर वायर हैं और लेंथ भी सेम है। तो आप इसमें क्या चीज़ यूज़ करोगे? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब कि जो थिक वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, और जो थिन वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ए का आंसर आएगा रेजिस्टेंस विल बी मोर फॉर थिन वायर। चलो हो गए। अब सेकंड था रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। अब रेजिस्टिविटी तो सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो तो दोनों ही कॉपर की वायर है, कंडक्टर की नेचर तो सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा कि रेजिस्टिविटी विल बी
सेम फॉर बोथ वायर्स। तो इस तरीके से हमने इसमें जो प्रॉब्लम है उसको लेना है। तो इससे आई थिंक कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। अब जैसे हमने ये लिया कि दो कॉपर वायर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई, तो एक्सटर्नल फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी? हाँ जी, बताओगे कौन सा फैक्टर है? दैट इज टेम्परेचर। तो नाउ वी वांट टू डिस्कस डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ रेजिस्टिविटी में वेरिएशन किस तरीके से आएगी। सो नाउ वी डिस्कस फॉर मेटल्स। अब मेटल्स के लिए देखिए हम किस तरीके से लेंगे विद राइज ऑफ टेम्परेचर, कि जो भी कंडक्टर आपने लिया आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होगा? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो हाँ जी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। अब वो बढ़ गई। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने का मतलब थर्मल एजिटेशन इंक्रीज हो गई। तो अब दैट मीन्स कि वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाउ द चांसेस ऑफ कोलिजन्स विद द ions will increase. Thermal velocity of free electrons will increase. It means that chances of collisions suffered by free electrons with ions will increase. अब याद है रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट्स अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो बेटा अगर चांसेस ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गई तो इसका मीनिंग क्या बन गया? रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। इसमें रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। अब आप जानते हो रो इज m अपॉन n ई स्क्वायर टॉ। तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो दैट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ मैटर विल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अब देखो एक नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क में आ गया कि इंक्रीज होगी, तो उसका रीजन जो है वो आपके पास ये बन गया। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सो सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा उसका आइडिया लो, अदरवाइज बेटा सेमीकंडक्टर का बिल्कुल एक अलग चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में आप फिलहाल इतना याद रखो कि सेमी कंडक्टर का मीनिंग है कि इट इज़ इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि करंट कैन फ्लो वेरी इजीली, और इंसुलेटर में हम कहते हैं करंट कैन नॉट फ्लो। तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा? पार्शियल फ्लो ऑफ करंट। ठीक होगी बात? सेमी कंडक्टर के केस में जो करंट कैरियर्स हैं, करंट कैरियर्स का मतलब कि जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट का फ्लो है, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सुना है, ये होल क्या है? होल है वैकेंसी क्रिएटेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जैसे
हम बात कर लें कि 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट का मतलब वो क्या है, अब 4 स्टूडेंट एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसकी कैपेसिटी रूम की 4 स्टूडेंट्स की है, 4 रह रहे हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट उस रूम में से लीव कर गया हॉस्टल, तो वहाँ पर अब एक वैकेंसी क्रिएट होगी ना, एक वैकेंसी क्रिएट, तो कोई और स्टूडेंट आकर के उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। तो फिलहाल स्टूडेंट का नंबर कितना हो गया, 3, वैकेंसी कितनी होगी, 1, 3 + 1 अगेन इट इज़ 4। तो इसी तरीके से बेटा कि जैसे आप केमिस्ट्री में जानते हो कि मान लो सिलिकॉन की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। और जब आप पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर लोगे तो नेचुरली इस तरीके से इसमें आपके पास एटम्स बनेंगे। तो जब बेटा इस तरीके से बन रहे हैं यूं करके, तो अब आप अगर इस सिलिकॉन की बात करोगे तो अब नेबरिंग इधर भी बेटे आ गया इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर ये बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए, 4। तो ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लीजिए बाय चांस ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाए, बाय चांस मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको इतनी को एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहीं पर भी चला गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगी उसकी जगह, वैकेंसी। उस वैकेंसी को बोलते हैं होल। तो इसलिए अभी आप इतना याद रखिए कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, और होल जो है दैट इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि होल के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कितना होगा, वैल्यू सेम जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ठीक होगी बात। तो ये तो इसमें कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि भाई इलेक्ट्रॉन और होल का। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन टेम्परेचर विल राइज। जब टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का इंक्रीज हो गया, राइज ऑफ टेम्परेचर, तो राइज ऑफ टेम्परेचर में नेचुरली जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था बेटा कि नॉर्मली तो 0 केल्विन पे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं इस तरीके से बनके वो इंसुलेटर ही बन जाता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके चला गया, वहाँ वैकेंसी आ गई। यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया जो करंट कैरियर्स हैं। अब जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ सेमीकंडक्टर कैन ब्रेक। किस वजह से बेटा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। So more electron hole pairs are generated। ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हो गए, तो फिर चार्ज कैरियर्स का नंबर अब याद है क्या था, रो इज m/n e². तो यानी कि n इंक्रीज हो गया, n के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो मेटल ने क्या कहा था कि विद राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विद राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। तो इस तरीके से वी कैन एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। अब आपको इसी तरीके से
ये क्वेश्चन है कि ये तो रेजिस्टिविटी का था, मान लो वो रेजिस्टिविटी की वजह से बजाय आपको कहता है रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अब देखो रेजिस्टिविटी को जब हमने लेना था, हमने रिलैक्सेशन टाइम से करंट कैरियर से एक्सप्लेन कर दिया। अब बजाय की रेजिस्टिविटी के आपको रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो अगेन क्या कहोगे आप बेटा? मेटल्स की बात लो तो पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सेम आएगी। क्या आएगी कि विद राइज ऑफ टेम्परेचर थर्मल मोशन विल बी मोर, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ, आप इसमें क्या कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा, that will rise, amplitude of vibration. So it means that chances of collisions of free electrons with ions will be more. तो फिर क्या है रेजिस्टेंस का कॉज? कोलिजन सफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर तो जब चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए, इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो आपने अब इसमें ये एक्सप्लेन कर दिया कि इन केस ऑफ मेटल्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब इसको आपको इस तरीके से बेटा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बन के आ जाए, व्हाई मेटल्स हैव, हाँ इसको करने से पहले चलो अब इसमें अभी इसको हम ऐसे लेते हैं। आपने ये ले लिया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अब हम इसमें टर्म लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज अल्फा। सो नाउ हाउ वी कैन डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance, per unit original resistance per degree rise in temperature। क्या मीनिंग आ गया कि मान लीजिए यू आर कंसिडरिंग कि कोई भी जो कंडक्टर है आर नॉट इज resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपने टेम्परेचर T डिग्री कर दिया, तो RT इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितनी होगी? RT माइनस R नॉट, ये हुई ना इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? ऑब्वियसली राइज इन टेम्परेचर विल बी T। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात है अल्फा, तो ये क्या बनेगा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज RT माइनस R नॉट पर यूनिट मीन्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, rise in temperature that is T. So that means this is the expression for alpha, that is temperature coefficient of resistance RT minus R naught upon R naught into T. अब इसमें देखो RT minus R naught resistance is in ohms, R naught is also in ohms, ओम से ओम कैंसिल हो गया, तो अल्फा के यूनिट क्या बनेंगे? डिग्री
Celsius inverse, or you can say Kelvin inverse. तो ये आपके पास आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें इसके बाद आप क्या कह सकते हो, आपको प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन केस ऑफ मेटल्स, why metals have positive temperature coefficient of resistance। सो आपसे ये पूछा गया है why metals have positive temperature coefficient of resistance, यानी कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। तो ये नहीं कह देना कि भाई जी बिकॉज इन केस ऑफ मैटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट तो सही है कि अल्फा पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। सही, लेकिन क्यों? उसने तो रीजन पूछा है, मैंने आपसे रीजन पूछा है, तो आपने रीजन क्या बताना है? सेम। क्या? कि व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज then amplitude of vibration of free electrons will increase due to thermal motion, thermal agitation. Hence chances of collisions of free electrons with ions will be more, and hence value of resistance will increase. और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे? why semiconductors have negative temperature coefficient of resistance। क्यों? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अल्फा इज नेगेटिव, तो इसका ये मीनिंग हो गया कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। और फिर उसका रीजन क्या देना है कि विद राइज ऑफ टेम्परेचर more covalent bonds can break due to thermal energy, hence more number of electron hole pairs are generated, that means current carriers will be more and hence value of resistance will be less। जब ज़्यादा करंट कैरियर्स हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्लियर? अब हम रेजिस्टेंस के बाद टर्म लेते हैं व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? अब सिंपली बात जैसे है कि एक गिलास में पानी है, आधा भरा हुआ है, मैंने इससे पूछा, ये कहता कि मैडम आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है। दूसरे से पूछा, वो कहता नहीं ये गलत बोल रहा है, आधा ग्लास खाली है, पर दोनों ही सही हैं। तो अब हमने जैसे देखा हाउ करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, तो हमने ये देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में उनको रुकावटें मिलती हैं। दे आर कोलाइडिंग, दे आर सफरिंग कोलिजन्स। तो कोलिजन्स की वजह रेजिस्टेंस है, कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ करंट तो फ्लो कर रहा है ना एक एंड से दूसरे एंड तक, वो किस वजह से? कंडक्टेंस की वजह से। तो नेचुरली ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल। तो यू कैन से कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और आप इसको कैसे, इस तो कोई बात ना नहीं, हमें क्या कहना चाहिए? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by virtue of which current flows through it, जिसकी वजह से इससे करंट पास हो रहा है।
तो फिर अब बात आ गई कि व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। अरे जब ये रेजिस्टेंस के अपोजिट है तो यूनिट भी अपोजिट होंगे। तो ओम है रेजिस्टेंस के, तो ओम इनवर्स ले लो। अब ओम इनवर्स को महो भी कह सकते हो, तो महो विल ऑल्सो बी द यूनिट, और इसका यूनिट जो है इसको सीमन भी बोल देते हैं। सो तीनों ही यूनिट जो है वो सही है। अब नेक्स्ट फिर आ जाता है, जैसे कंडक्ट रेजिस्टिविटी ली तो प्रॉपर्टी क्या होगी, कंडक्टिविटी। तो भाई कंडक्टिविटी क्या बन गया, नेचुरली कंडक्टिविटी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसके लिए बेटा सिंबल लिखते हैं सिग्मा। तो ये आएगी कंडक्टेंस, क्या आएगी, कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर कर रहा है, कंडक्टर, ऑफ, हाँ जी, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनका मीनिंग याद रखिए। अब याद है कि हमने इसमें रो रेजिस्टिविटी के लिए लिखा m अपॉन n e स्क्वायर टॉ। तो आपके पास सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इट विल बिकम n e स्क्वायर टॉ बाय m। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, E और M तो इसमें कांस्टेंट हो गए, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एज वेल एज रिलैक्सेशन टाइम। और ये दोनों चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कंडक्टिविटी depends on nature of material of conductor on सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की नेचर की, मटेरियल की जो नेचर है उसके ऊपर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। और इसके अब यूनिट्स क्या आएंगे, अब आप इसको लो, देखो याद है R इज रो L बाय A, तो रो आ जाता है बेटा R E बाय L, तो सिग्मा क्या बन गया 1 बाय R L बाय A, ठीक है ना, अपोजिट हुआ। तो अब 1 बाय R इज कंडक्टेंस किसकी, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब जब यूनिट है तो 1 बाय R इज महो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसके यहाँ तो देखो आप यूनिट्स लिख लोगे महो इनटू मीटर इनवर्स, या आप क्या लिख सकते हो, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है ना। कि रेजिस्टिविटी के ओम मीटर है तो टोटल का इनवर्स ले लो। यहाँ पर मैंने ओम का रिवर्स महो कर दिया, तो साथ में मल्टीप्लाई करके मीटर इनवर्स लिख दिया। तो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस ये मटेरियल की नेचर के साथ साथ कंडक्टर के डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, यानी कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी जो है दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो थैंक यू। अब इसके बाद इसके कंसर्निंग जो आज हमने डिस्कस किया या कल किया था प्रीवियसली, हम इसके कंसर्निंग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट कल को करेंगे। थैंक यू।